पर नजर डालें तो ट्रांसपेरेंसी हो इंटरनेशनल की रिपोर्ट सब खोल देती है पोल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर हुकूमती तर्जमानों, वजीरों, मशीरों और वजीर आजम ने मामला अपोजिशन के गला डालने की कोशिश की, लेकिन अपने ही गले डाल लिया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है, क्योंकि आपने नून लीग की हुकूमत में भी एंक्री की है, आप जानते थे कहां पर खड़ी थी करप्शन में वो हुकूमत या जरदारी साहब की, और अभी ये जो इंसाफ का नारा लगा कर आई है, इस पर क्या फरमाएंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट ये था कि आपके इनकॉम्पिटेंसी इज मोर डेंजरस देन करप्शन, ठीक है ना। और जहाँ इनकॉम्पिटेंसी भी हो और करप्शन भी हो तो सोच लें वहाँ कितनी तबाही आएगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी जरदारी साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में जो एलिगेशन लगा करप्शन का भी लगा, बड़े बड़े करप्शन के हवाले से लगे, और हमारे पास इश्यूज भी आया, हमने उठाया, और हमारा काम उठाना है, हमारा काम साबित करना नहीं है। हाँ, ये जरूर हमें चाहिए कि हम कोई भी चीज़ आगे बढ़ाएं तो तस्दीक करके बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि उस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे ही ब्लंडर उठाकर हम किसी की तस्दीक और उसके लिए जो है ना उसकी उसकी ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में बैठ के हम एक जुमला कहते हैं और उसके बाद उस शख्स के लिए, उस फैमिली के लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दे चीजें आ जाती हैं, क्योंकि उसके बाद वो चीखता रहे, लेकिन एक दफा व्हाट्सएप पे आप किसी के बारे में लिख दें कि ये चोर है, हालांकि वो चोर नहीं था, लेकिन वो उसको बेचारे को हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज चलती रहेगी, और अगर वो बयान भी देना शुरू कर दे कि झूठ है, गलत है, तब भी लोग उसको चलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल मीडिया को चाहिए कि ऐसी चीजें हों। माजी में करप्शन के हवाले से बड़े इल्जामात लगे, बड़ी बातें हुई, लेकिन नेट रिजल्ट तो सामने होता है ना। देखें, जो भी चीज है, और ये तो शरिया का भी हुक्म है और ये कानून और आइन का भी हुक्म है कि जब तक कोई चीज साबित नहीं होती है आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। मुल्जिम और मुजरिम में बहुत फर्क होता है। चले, इल्जाम लगते हैं, इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन मुजरिम और मुल्जिम में बड़ा फर्क हो जाता है। अब माजी की जितनी भी करप्शन की बातें आती हैं, बड़ी बड़ी करप्शन का जिक्र हुआ, इशूज के ऊपर हुआ, एलएनजी के ऊपर हुआ है, और चीजों के ऊपर हुआ, पावर्स के ऊपर हुआ, फला के ऊपर हुआ, लेकिन जाहिर है कि इसको, इसकी तस्दीक, तहकीक और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इदारे हैं, उसके बाद एहतसाबी इदारे हैं, उसके बाद इंसाफ के इदारे हैं। तो हुकूमत का ये काम है कि ऐसी चीजों को पकड़कर वो इंसाफ के जरिए इनको, मुलजिम को मुजरिम बनाए और सजा दे। तो सवाल ये पैदा होता है, आज 2.5 साल हो गए, 2.75 साल हो गए, हम खुद इस बात के मुंतजिर हैं कि जनाब ये जो इल्जामात लगाए गए थे वो साबित क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या वजूहत है। और फिर डीजीपी बशीर मेमन साहब ने जब ये बात बताई कि जनाब मुझसे ये कहा गया कि आप इसको गिरफ्तार करें, इसको पकड़ें, इसको, इसके खिलाफ केस बनाएं, इसके खिलाफ केस बनाएं, तो उन्होंने कहा मेरे पास ये केस ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। तो डीजीएफआईए ने जब उनको ये कहा कि ये नहीं है, तो कहने लगे आप तो मेरे अंडर में आते हैं, और चेयरमैन नैब जो है वो मेरे अंडर में नहीं आते हैं, लेकिन मेरे एक फोन पर, बल्कि अब तो मेरे नायब के फोन पे, ये डीजीएफआईए की स्टेटमेंट है, आप उनको बुला के पूछ सकते हैं कि जी उनके, मेरे नाइब के कहने पर वो दूसरे दिन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा वो कर सकते होंगे, उनके पास केसेस होंगे, लेकिन देखें अगर इस किस्म के काम हम करेंगे तो मेरी भी तस्दीक होगी, आपकी भी होगी, क्योंकि अदालत जो है वो रिलीफ दे देगी। तो शायद ये बात बड़े सरकार को समझ में नहीं आई बकौल डीजीएफआईए के। अगर वो समझ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा कि जनाब अली, इससे आज नैब के हवाले से जो केसेस बन रहे हैं और अदालत रिलीफ दे रही है, तो डीजीएफआईए की वो स्टेटमेंट बिल्कुल सामने आती है कि इससे आपकी भी क्रेडिबिलिटी और आपकी भी तजलील हो रही है और वो इदारा भी तबाह हो रहा है। तो डीजीएफआईए ने एफआईए को तो बचाया अपने आप को, लेकिन ये चेयरमैन नैब नहीं बचा सके। चेयरमैन नैब भी अगर यही स्टेटमेंट देते कि अगर हम इसी तरीके से लोगों के खिलाफ केसेस बना दें, या एनएफसी वाले कहते कि जी राना सनाउल्लाह के खिलाफ अगर मैं इस तरह हेरोइन का केस, ड्रग का केस बना रहा हूँ, तो ये इस तरह चीजें एक्सपोज हो जाएंगी और अदालत छोड़ देगी, तो फिर हम एनएफसी कहाँ खड़ी होगी और नैब कहाँ खड़ी होगी। और ये चीज, तो वो चीजें अगर उनके सरबराह ने जरा स्टैंड ले लिया होता डीजीएफआईए के जरिए, तो बहुत सी चीजें नहीं होती। शायद जो करने वाले थे वो, अगर करने वालों को ये एहसास हो जाता जो डीजीएफआईए ने कहा था, सर बगैर सॉलिड प्रूफ के आप किसी को बंद करेंगे तो इससे कल आपकी एहतसाबी अमल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा।
और आप सही भी करना चाह रहे होंगे तो लोग आपको बुरा समझेंगे, आपको समझेंगे कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, और वही हुआ। तो कहने का मतलब है कि उस दौर में जो करप्शन थी उसको अभी साबित करना, आज के दौर में तो चंद करप्शन साबित हो गई, और खासतौर पे चीनी चोर के हवाले से है, आटा चोर के हवाले से है, एलएनजी पावर के हवाले से है, मेडिसिन के हवाले से, ये सब तो रिपोर्ट्स एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो इस पे एक्शन होना चाहिए। अब रही बात करप्शन के हवाले से, तो देखें ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मौजूदा हुकूमत की करप्शन उस वक्त सामने आएगी जब ये हुकूमत चली जाएगी, इसलिए ये फिर पता चलेगा कि आया इनकी करप्शन का क्या हाल है। मैं तो सिर्फ एक केस के बारे में जानता हूँ, मालम जब्बा को छोड़िए, बीआरटी को छोड़िए, सब चीजें उठेंगे, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग का केस आज मैंने एक प्रोग्राम में था, फारूक मिर्जा मेरे साथ थे, उन्होंने 200 ऑर्गेनाइजेशन जो इनको चंदा दिया है उसकी लिस्ट उन्होंने दे दी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, और वो भी है फारा से, वहाँ अमेरिका में। अब उनको चैलेंज उन्होंने किया, वो उन्होंने ऑन एयर ये लिस्ट भेजी है, वो लिस्ट सबके पास पहुंच गई है। अब अगर वो बताइए वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंड आया, पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंड नहीं ले सकते, और उस ऑर्गेनाइजेशन में सिख भी हैं और इंडियन भी हैं, तो ये चीज तो वो प्रूव करती है डॉक्यूमेंट्स। आपने 23 अकाउंट को पब्लिक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरव्यू में एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब इन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि जी मौलाना साहब, इमरान खान साहब ने तो चेंज कर दिया और वो कहते हैं मैं क्लियर हो गया हूँ, और मैंने तो इनको कहा है कि ओपन ट्रायल करो, तो अब तो मैं क्लियर हो गया हूँ, अब तो ये फंस गए। तो मौलाना साहब ने कहा चलें, बात की बात तो बाद में होगी, अगर वो ओपन ट्रायल चाहते हैं तो ठीक काम करते हैं। एक काम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनका पिटीशन है वो फौरन विड्रॉ करें, जो उन्होंने रखा हुआ है इसके हवाले से कि जनाब यार ये सुन नहीं सकते हैं और ये चीजें फला है, तो उसको विड्रॉ कर लें। दूसरा ये है कि वो जो है 23 अकाउंट का अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें कि जी 23 अकाउंट को पब्लिक किया जाए, बिल्कुल पब्लिक कर दें, जो भी है इसमें फंसेगा देखा जाएगा, मैं होगा। तीसरा ये है कि जी जो उन्होंने एक रिटन लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इसको इस प्रोसीडिंग को खुफिया रखी जाए, वो या तो विड्रॉ कर दें या एक और लेटर दे दें कि इसको ऑन एयर, ये तीन काम कर दें तो हम समझेंगे कुछ चीज नजर आती है। तो यही हुआ कि ये सवाल उठता है कि अगर आपके कहने से सिर्फ थोड़ी हो जाता है। और फॉरेन फंडिंग का केस ऐसा केस है कि जिसमें मैंने कॉन्फिडेंशियल ईमेल भी ऑन एयर किया है, वो इलेक्शन कमीशन का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी बन गया है, जिसमें इमरान खान साहब और आपके आरिफ अलवी साहब और अकबर इस बाबर की 2011 अगस्त की कन्वर्सेशन है, जिसमें सारी चीजें मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब फारूक ने एक बहुत बड़ा जो है वो दो, तो पाकिस्तान के कानून के तहत तो यही सवाल है कि अगर आपको रिफंड कर सकता है तो सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं अगर वो बाहर रहते हैं। लेकिन अगर कोई फर्ज कीजिए कोई एनजीओज करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, कोई बिजनेस कॉरपोरेशन करती है, कोई और ग्रुप करता है, या कोई गैर मुल्की करता है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, कोई और है, वो नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो फंडिंग जो है वो प्रोहिबिटेड, गलत फंडिंग है, गैर कानूनी फंडिंग है, और इसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ मसलन आप बहुत सख्त एक्शन। तो ये 200 ब्रेकिंग है, इसको वो पीटीआई वाले वजीर आजम को चाहिए और पीटीआई के लोगों को चाहिए वो साबित करें, क्योंकि फौजिया कसूरी ने भी कहा था कि जी वो फेक है, उनमें ज्यादा होंगे क्योंकि लोग, लेकिन आपने देखा इंटरव्यू जी। डॉक्टर साहब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद वो कॉल काटने की वजह से आवाज म्यूट होगी, चेक कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, अभी आपको क्योंकि वो 2 दफा कॉल आपको आई है, अभी आप